हेलो फ्रेंड्स, मैं ओके। तो आज का देखने वाले हम लोग 10 पार्ट है हमारा 12.4.1 एनर्जी लेवल्स एंड ब्लू बॉक्सेस। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये 4.6 12.1 से लेकर के 12.6 तक के पॉइंट सब हेडिंग्स थे हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए। ठीक है, तो हम लोगों ने 12.4 और 12.3 में शायद कुछ ज्यादा पार्ट्स को लिया है क्योंकि उसको थोड़ा ज्यादा चीज समझने को था और बोर और रदरफोर्ड को हम लोग को बहुत सही समझना था, क्या सिचुएशंस थी उस समय कि उसको भी हम लोगों ने देखा और हमने बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। ये मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जिन बच्चों के कमेंट्स आए हैं उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हुआ 12.1 से लेकर 12.6 तक हम लोगों ने देखना है हमें, और हम लोग 12.4 के लास्ट पार्ट में है अभी। ठीक है, तो इस वीडियो में होप्स हो कि हम लोग 12.4 को खत्म कर देंगे, कि अभी तो मैंने बनाया नहीं है, अभी तो मैं बना रहा हूँ, तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ खत्म हुआ कि नहीं। तो हमने देखने वाले एनर्जी लेवल एंड ब्लू बॉक्सेस। ब्लू बॉक्सेस क्या होते हैं भाई? तो ब्लू बॉक्सेस मैं पहले से भी इस्तेमाल करता आ रहा हूँ अपने लेक्चर्स में, तो मैंने कहा था कि एनसीईआरटी हम लोग पॉइंट वाइज देखने वाले हैं, तो वी विल सी इट इज पॉइंट वाइज एंड वर्ड वाइज, लेटर वाइज, हर चीज ढंग से हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, आते हैं ऑर्बिट वर्सेस स्टेट, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम की, यानी कि ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भी कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं, जानने वाली कुछ ही छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा समझना पड़ेगा इन बातों को, क्या कहना चाह रहा है एनसीईआरटी यहाँ पर और क्यों कहना चाह रहा है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है एनसीईआरटी कि हमारे पास दो मॉडल ऑफ एटम है। एक तो यह है कि हमारा न्यूक्लियस के अगल बगल एक परफेक्ट ऑर्बिट होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करता है, एंड दिस इज डिस्क्रीट ऑर्बिट, जिसके अराउंड हमारा न्यूक्लियस के अराउंड हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, एंड दिस ऑर्बिट पिक्चर इज गिवन बाय हमारे बोर साहब ने दिया था, रदरफोर्ड साहब ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन हाँ रिवॉल्विंग अराउंड डिस्क्रीट ऑर्बिट उन्होंने कहा था, कैसे हो जाता है डिस्क्रीट को बताया नहीं पाए थे। लेकिन हाँ नील्स बोर को हम लोग ज्यादा क्रेडिट देते हैं इस बात का, क्योंकि एक्चुअली में जो सही मायने में प्रूव और लोगों को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया गया नील बोर के द्वारा ही कि हाँ वो डिस्क्रीट ऑर्बिट होता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के मल्टीपल में ही हो सकता है, यानी H/2π के मल्टीपल में हो सकता है, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ये हुआ हमारे पास ऑर्बिट पिक्चर ऑफ एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, एंड नाउ ऑर्बिटल पिक्चर यानी कि स्टेट पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ एटम, कहने क्या मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं ना NLMS, यानी कि N यानी कि प्रिंसिपल, फिर एजीमुथल, फिर मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। दे आर क्वांटम नंबर्स, दे केम फ्रॉम क्वांटम थ्योरी, दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हम लोग सॉल्व करते हैं ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास ये चारों के चारों आते हैं, एक्चुअली चार नहीं 3 आते हैं। ठीक है, तो पहले लास्ट वाला जो है स्पिन वाला नहीं आता श्रोडिंगर से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है इसमें आप लोग के, तो आप रैंडम मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे वही एनसीईआरटी लिखता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब उन्होंने दिया तो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स जब हमारा ऐड हुआ, जब क्वांटम मैकेनिक्स हमारा क्वांटम मैकेनिक्स नहीं रह गया था, मतलब थ्योरी नहीं रहा, हाइपोथेसिस ना रह गया, थ्योरी हो गया था, मैकेनिक्स पूरा अच्छे से बन गया था वो। यानी कि रिसेंट की बात है ये, हमारे लगभग कह सकते हैं आप लोग कि 30 से 40 साल पहले की बात है, जब हमारा क्वांटम थ्योरी अच्छे से फॉर्मुलेट हो चुका था। अभी भी बहुत से फॉर्मुलेशन में चल रहे हैं, लेकिन हाँ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड नाउ इट्स नॉट अ hypothesis, now it is a theory because we have substantial proof about it। ठीक है, इस बारे में हम लोग देखा, तो इस बारे में जो हमें पता चला कि ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। फिर हमारे जो प्रोबेबिलिटी वाला इक्वेशन था जो कि हम लोगों ने देखा है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे एक ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, लेकिन वो जो ऑर्बिट होता है ना उसका स्पेसिफाइड नहीं होता, डिस्क्रीट नहीं होता, यानी कि वो इसी पाथ पे मूव नहीं करेगा। हाँ मे बी इट इज एन ऑर्बिट, ये ऑर्बिट हो सकता है। वो ऑर्बिट कैसे हो सकता है भाई? तो ऑर्बिट ये वाला ऑर्बिट हो सकता है, ये जो जगह है ना ये पूरा का पूरा ऑर्बिट है, जैसे मैंने जो डार्क रंग से रंगा है ये पूरा का पूरा ऑर्बिट है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज द रेंज, दिस इज द रीजन वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल होता है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। ठीक है, एंड यही क्वेश्चन इसी चीज को यहाँ पे ब्लू बॉक्स में बताने की कोशिश किया गया है। इसका हम लोग और जानेंगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें एनर्जी लेवल्स का जब हम लोग इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जब लाइन स्पेक्ट्रा के बाद फिर हम लोग जब डी ब्लॉक एक्सप्लेनेशन में आएंगे, तो हम लोग जब इस वेव नेचर को जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग इस बारे में बात और करेंगे। ठीक है, तो अभी ब्लू बॉक्स में बस जो लिखी हुई है बातें वो इतनी ही लिखी हुई है। इसके अलावा एक लाइन बहुत अच्छा एनसीईआरटी ने लिखा है नीचे, सबसे लास्ट लाइन, दिस ऑर्बिटल हैज नो रिजेम्बलेंस व्हाटसोएवर विद द ऑर्बिट डिफाइंड फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द बोर मॉडल। अब दिक्कत वाली बात क्या है ना कि आजकल के बच्चों और आजकल के टीचर्स में वो क्या करते हैं, वो बच्चों की बात समझा नहीं पाते
कि ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल इज अ डिफरेंट पिक्चर, इट इज अ डिफरेंट सिनेरियो एट ऑल। मतलब ये हमेशा के लिए अलग अलग चीजें ही हैं। ये ऐसा नहीं है कि ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है, फिर इस ढंग से ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता। सबशेल उससे ऐसा कुछ, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि एस का सबशेल होता है, फिर एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा एक्चुअली में जो हम लोग आगे आप जो जाइएगा, अभी तो ये आप लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, जिस ढंग से हमारे जब हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, 2 या 3 क्लास में मुझे याद है, तो हम लोग पढ़ते थे क्या थे, आप लोग भी ने ऐसा ही पढ़ा होगा कि सूरज जो होता है, सन जो होता है, राइजर्स फ्रॉम ईस्ट एंड मतलब वो सेट करता है, सनसेट हैपन ऑन द वेस्ट, ठीक है, हमारा वेस्ट में सनसेट होता है और राइज होता है हमारा सन ईस्ट से। लेकिन जब थोड़ा सा आगे क्लासेस में हम लोग जब गए, जब हम लोग की बात समझ में आ गया कि नहीं, हमारा अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, एंड दिस इज व्हाई द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड वेस्ट इन द वेस्ट में जाकर वो डूबता है, ठीक है, वेट इन द वेस्ट। तो ये जो चीज है ना हमारे पास, ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटी और अंडरस्टैंडिंग के एज को अनुसार समझाया जाता है। एंड नाउ द थिंग अपीयर्स कि एन और ये जो ऑर्बिटल और का कॉन्सेप्ट जो है, ये बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जबकि एनसीईआरटी ने ऐसा लिख दिया है, भले ही एक ही लाइन लिखा हो, इसका इतना ही लिखना बहुत 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 काफी है ये बताने के लिए बच्चों को कि देखो बच्चों, जो हमारा जो ऑर्बिट है और ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ऑर्बिटल इज अ डिफरेंट थिंग एंड ऑर्बिट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ऑर्बिटल इज शोज a region where the probability of finding an electron is the maximum, and orbit what show? Orbit is a discrete thing which shows that हाँ कि ये ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेगा। लेकिन ऑर्बिटल क्या करता है, हमें एक प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि हाँ यहाँ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ऐसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आने के बाद ये चीजें और क्लियर हुई थी। हम लोग सब देखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ने देते हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं इसमें जो हम लोग जानने जरूरी है, जो कि शायद कई टीचर्स छोड़ देते हैं या फिर उन्हें पता नहीं होता, आई डोंट नो, बट हाँ ये भी हो सकता है वो कई बार जिनको पता भी होता है तो वो इसलिए बात है ताकि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा कोई मतलब कहीं कील ना लग जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि कील लगे, बिकॉज अगर आपके दिमाग पे कोई ठोकेगा नहीं आकर के, कील नहीं लगाएगा, तब आपको दर्द नहीं होगा, और तब दर्द नहीं होगा ना, आप उस दर्द के पीछे नहीं भागिएगा और उसे खत्म करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। और अगर खत्म करने की कोशिश नहीं कीजिएगा तो इंटरेस्ट जागेगा ही नहीं यार फिजिक्स में। बायो में आपको इंटरेस्ट क्यों होता है कि हाँ यार बोल दिया कि वो डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन का, अरे डाइजेशन कैसे होता है, स्टमक हाउ द स्टमक वर्क्स, स्टमक में चर्निक मूवमेंट होता है, स्टमक में एक एक्स्ट्रा ऑब्लिक मसल होता है। तो ये जो बातें हैं ये आप लोग को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको क्यों आती है, समझ में क्यों मजा आता है, क्योंकि आपके सर में एक कील ठोक दिया गया है। क्या कील ठोक दिया गया है कि हाँ यार सब चीज बायो ही है और हमें बायो ही पढ़ना है कि मेडिकल स्टूडेंट है, बट नॉट, ये ऐसा वर्क नहीं करता है। जब आप लोग आगे जाइएगा, मेडिकल में आगे बढ़िएगा, तो जब ईसीजी वर्क का मशीन होता है, हालांकि मैं मानता हूँ वहां पे कोई ऐसा कोई वर्क का यूज नहीं है, लेकिन हाँ यू विल अंडरस्टैंड इट फ्रॉम बेसिक। उस मशीन को जो मशीन आप यूज कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, जो स्फिग्नोमैनोमीटर है, एनीथिंग एल्स, कि आप लोग जब उसको यूज कीजिएगा तो आप लोग उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा, और तभी आने वाले समय में जो बायो का जो रिसर्च है वो रिसर्च फील्ड इज गोइंग टू बी वेरी 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 ग्रेट, ठीक है। एंड फॉर दैट यू शुड अंडरस्टैंड फिजिक्स एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड फिजिक्स इफ यू वांट टू एक्सेल इन द लाइफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एनर्जी लेवल्स पे। हमारा लेक्चर तो बहुत हो गया, ठीक है। मैं बीच में बातें कर लेता हूँ कि एक्स्ट्रा मोटिवेशन लेक्चर बनाने के लिए मेरे पास सभी समय नहीं है, एंड दिस इज व्हाई मैं बीच में बातें कर लेता हूँ। तो 12.4 पर एनर्जी लेवल्स के बारे में पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा समय आपके अलग से लिया। अभी एनर्जी लेवल्स क्या है मैंने पहले बताया है आप लोग को इस बारे में। होता क्या है ना कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे ऑर्बिट के पास, ऑर्बिट में मतलब कि मान लेता हूँ मैं न्यूक्लियस थोड़ा नीचे बनाता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छे समझ में आए। तो ये हमारा न्यूक्लियस है हमारे पास, यहाँ पे मैं प्लस चार्ज दिखा रहा हूँ कि न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है डोमिनेटिंग, बिकॉज न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है हमारा, मान लेता हूँ ये मैं यहाँ है, ये मेरा यहाँ है। सेकेंड ऑर्बिट है जो थोड़ा सा दूर होगा, इससे ज्यादा दूर होगा, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट जो होगा इससे थोड़ा सा कम दूर होगा। फोर्थ जो होगा इससे और थोड़ा कम दूर होगा। फिफ्थ जो होगा इससे और थोड़ा कम, देखिए पास जगह नहीं है तो थोड़ा सा और होगा, इसके 6, 7, इधर से 7, 8 नहीं, मैं मान लेता हूँ कि और भी कई सारे ऑर्बिट है, यहाँ बीच में और भी कई सारे ऑर्बिट है। लेकिन लेट्स कंसिडर दिस फर्स्ट 4 ऑर्बिट एज अ फर्स्ट 4 ऑर्बिट, ओके। तो ये हमारे पास है। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका एनर्जी जो होता है वो मिनिमम होता है, मिनिमम। अब मिनिमम कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे कम एनर्जी होती है। अब इस बात को समझना थोड़ा सा आप लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी। देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे आप ही क्यों ना हो,
अगर इफ यू आर इन अ कंप्लीट फ्रीनेस, इफ यू आर इन अ कंप्लीट फ्री वे, मतलब आप लोग बिल्कुल से फ्री, यहाँ पे कोई एनर्जी ना आ रहा है, ना जा रहा है, ना दिया जा रहा है, ना लिया जा रहा है, तो आप लोग का जो एनर्जी होता है वो जीरो पे होता है। एंड यू आर कंसिडर्ड एज दैट यू आर प्लेस्ड इन इन्फिनिटी। ठीक है, आप प्लेस्ड हो गए इन्फिनिटी पे, ऐसे हम लोग कंसिडर आप लोग करते हैं। जब आप लोग से ना कोई एनर्जी लिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, देखिए देना दिया जा सकता है वो भी नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए इस बात को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा प्लेस जहां पर आपकी एनर्जी जो होती है वो जीरो हो जाती है। इट डजंट मैटर कि वो आपको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, वो तो अलग चीज है, ठीक है ना, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग ओनली। हम लोग के पास बस क्या है कि आप कहाँ पे, मान लिया एक गरीब इंसान है, ठीक है, तो उसके पास अगर कोई घर नहीं है, उसके पास एक भी रुपया नहीं है, मान लेते हैं 0 रुपीज है, तो वो जो 0 रुपीज है ना, मैं उसे दे सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उसे दे नहीं सकता, ठीक है ना, मैं उसे दे करके ले करके उससे, मान लेते हैं ऐसा दुनिया जहाँ पे नेगेटिव रुपया भी होता होगा, तो वहां से मैं ले भी सकता हूँ उससे, ऐसा कोई बात नहीं कि मैं उसे ले नहीं सकता। लेकिन हाँ, वो जिस समय वो 0 पे है, उस समय का मैं बात अगर करूं, तो वो मैं कहूंगा कि वो इन्फिनिटी पोजिशन पे, इसका मतलब उसके पास 0 है, समथिंग इज 0। तो यहाँ पर जब फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं समथिंग इज 0, दैट समथिंग इज एनर्जी, ओके, दैट समथिंग इज एनर्जी। एंड अगर इन्फिनिटी पोजीशन पे कोई भी चीज होता है तो 0 पे होता है। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को, हम लोग सबको इन्फिनिटी से रेफरेंस मान रहे उसको डिफाइन करते हैं कि लेट अ टेस्ट चार्ज, लेट अ टेस्ट मास ऑफ बॉडी इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी एंड देन इट ब्राउट बैक फ्रॉम अपोजिंग और अट्रैक्टिंग फोर्स की तरफ हम लोग उसको लेके आते हैं, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी जिसमें स्टोर हो जाता है, लाइक दैट वी हम लोग उसको कंसिडर करते हैं कि नहीं। उसी ढंग से इन्फिनिटी पे जगह कोई चीज होता है ना, उसका एनर्जी 0 हम लोग मानते हैं। नाउ लेट्स कमिंग अप टू द एटम। एटम किस पे अगर हम लोग आए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हमारे पास बोर के अनुसार क्या था कि हर ऑर्बिट एक डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ लेवल है, हर ऑर्बिट एक डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ लेवल है। अगर हर ऑर्बिट एक डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ लेवल है, और दूसरी बात हम लोग को देखिए, पहला नियम तो हमारे पास पहला क्या है, पहला नियम क्या है कि अगर इन्फिनिटी पे होगा तो एनर्जी 0 होगी। दूसरा नियम क्या है हमारे पास, दूसरा नियम हमारे पास ये है कि अगर कोई बॉडी अट्रैक्टिंग फोर्स से या फिर बाउंडेड है, किसी अट्रैक्टिंग फोर्स या किसी चीज फोर्स से वो बाउंड है, ठीक है ना, वो कहीं भाग नहीं सकता, मतलब उस पर अट्रैक्टिंग फोर्स लग रहा है, ना कि रिपेलिंग फोर्स लग रहा है, रिपल्शन फोर्स नहीं लग रहा, अट्रैक्टिंग फोर्स लग रहा है, तो उसका एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव होता है, अगर वो बाउंड होता है। तो ये 2 नियम है हमारे पास, एक तो इन्फिनिटी पे 0 होना टोटल एनर्जी का, और दूसरी बात कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हो या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो बाउंडेड होता है या फिर कोई अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर लगता है, ओनली अट्रैक्शन फोर्स या नेट अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि जो नेट फोर्स होता है वो अट्रैक्शन हो जाए, तो उस पर एनर्जी हम लोग मानते हैं कि उसका नेगेटिव होता है। अब नाउ सी, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के आसपास है और जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, तो फर्स्ट ऑर्बिट से नीचे कोई ऑर्बिट हो नहीं सकता, फर्स्ट ऑर्बिट के भले ऊपर ऑर्बिट हो, लेकिन अगर ये अट्रैक्शन फोर्स है तो यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी होगा, वो नेगेटिव में आपके पास क्या होगा, अगर मैं उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू देखूं, एब्सोल्यूट वैल्यू इसका 13.6 है, कोई दिक्कत नहीं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा एक्चुअली में वो नेगेटिव होगा, बिकॉज इट इज बाउंडेड, it has attraction forces acting upon it, है कि नहीं, अट्रैक्शन फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, और ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी होगा। नाउ एंड दिस इज व्हाई वी से द एनर्जी ऑफ एटम इज लीस्ट लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू, दैट इज when its electron is revolving in an orbit closest to the nucleus, that is 1 फर्स्ट ऑर्बिट यदि क्लोजेस्ट होता है, ठीक है ना, उसका एनर्जी जो होता है वो लीस्ट होता है, यहाँ पे लीस्ट एनर्जी है। अब अगर लीस्ट एनर्जी है तो जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे 0 कोई लीस्ट एनर्जी आप लोग नहीं कह सकते, लीस्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। एंड नाउ अगर मैं ऐसा कहूं कि आप लोग को इसको इन्फिनिटी में पहुंचाना है, यानी कि एक ऐसे स्टेट में पहुंचाना है इस इलेक्ट्रॉन को जिसका एनर्जी इतना है, जो कि इसका एनर्जी टोटल एनर्जी जो हो जाए वो 0 हो जाए, ठीक है, टोटल एनर्जी का 0 हो जाए, तो पहले से इसके पास मेरे पास -13.6 एनर्जी है, तो अगर मैं इसमें प्लस 13.6 एनर्जी दे दूं, मैं प्लस कर रहा हूं, इसका मतलब देना पड़ रहा है, क्योंकि वो एंडोथर्मिक प्लस और एक्सो प्लस और माइनस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान समझिए। मैं इतना दिन से आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के पास ध्यान से अट जाना चाहिए, मैंने कई बार बताया, मैंने डाउट वीडियोस जो आते हैं उसको प्लीज देखा कीजिए, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर किए हैं। तो मैं ऐसा कर दूं तो ये 0 हो जाता है, और अगर ये 0 हो जाता है इसका मतलब टोटल एनर्जी 0 क्या, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री स्टेट में चला जाएगा, कहीं एक ऐसे स्टेट में बाहर इलेक्ट्रॉन से निकल जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे कोई भी फोर्स नहीं होगा। हम लोग एक एटम के बारे में बात कर रहे हैं, एक आइसोलेटेड दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, जिस दुनिया में, जिस यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ ये एटम एग्जिस्ट करता है। अब कोई बच्चा खड़ा होकर क्लास में मेरे से ऐसा पूछ दिया कि सर अगर वो इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरा कोई न्यूक्लियस घूम रहा होगा, उसको इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। अरे भाई, मैं एक एटम के बारे में बात कर रहा हूँ। जब भी हम लोग फिजिक्स में बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड इक्वेशंस, वी टॉक अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ
सिचुएशंस, ठीक है, सर्कमस्टांसेस को हम लोग स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। इससे हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट या फिर हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, जो हम लोग यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसा ही इस्तेमाल करते हैं। जो सिचुएशन को देखते हैं उसको भी ऐसा ही सिस्टम में देखते हैं। अगर हम लोग किसी बॉल को नीचे आता है तो उसमें लोग बियॉन्ड से फोर्स को नहीं कंसिडर करते हैं, है कि नहीं। बॉल अगर नीचे आता है हमारा तो दिस आर द थिंग्स विच यू शुड, आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जब इसका एनर्जी निकालते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको एनर्जी का फॉर्मूला बताया है, तो इस एनर्जी का एनर्जी जो आएगा वो आता है -3.4, इसका एनर्जी जो आता है -1.51, इसका एनर्जी आता है 0.585, ठीक है। तो इतना एनर्जी अगर आप लोग याद रखते हैं तो इट इज वेरी 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 ग्रेट, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मतलब आप समझ नहीं सकते कितना ज्यादा अच्छा हो सकता है ये अगर आप इसका एनर्जी याद रखते हैं तो। ध्यान रखिएगा 13.6, 3.54, 3.4, 4.5, 0.85, इसको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। ये चारों तो याद रखना ही है, ये N1 का है, ये N2 का है, ये N3 का है और ये N4 का है, बिल्कुल याद रखना है। अब जरा देखिए जो एनर्जी का जो डिफरेंस है ना वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस है वो भी याद रखिए। यहाँ का जो एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालिएगा आप, इसे इसको बस माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो माइनस की जगह से कितना आएगा, ये 10.2 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पॉजिटिव में आएगा, एनर्जी डिफरेंस पॉजिटिव में आएगी, ध्यान रखिएगा। और इसका एनर्जी का डिफरेंस निकाल लीजिए, निकाल के रखिएगा अपने कॉपी में, जिस डायग्राम को लिख लीजिए और यहाँ पर भी इसका एनर्जी का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, ठीक है। करना क्या है, इसको करना है कि आपको बस 1.51 माइनस 0.85 कर देना है और आपको बस जो वैल्यू है उसको कर देना है, ठीक है ना, यहाँ माइनस कर देना है इसको, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर आप लोग इसका एनर्जी निकालिए। अब इससे फायदा क्या होगा, जब हम लोग आगे जब क्वेश्चंस को देखेंगे तो हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आप लोगों को करके रखना है, बिल्कुल करके रखना है। अगर आपको मेरे बात मानते हैं तो प्लीज करके रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस है वो घटता चला जाता है। एंड दिस इज वाई जब हम लोग जीरो एनर्जी पे आते हैं तो जीरो एनर्जी के बाद जो यहाँ पे देखिए जीरो एनर्जी के बाद होता है जो एटम होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अनबाउंड स्टेट में चला जाता है, यानी उसके ऊपर वो कहीं भी चला जाए उसका एनर्जी जो है वो जीरो ही रहेगा। एंड दिस इज वाई अब इस न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं है, इसलिए हम लोग इस एटम को इस सिस्टम को उस समय आयोनाइज्ड कहेंगे, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन उससे निकल गया, ठीक है ना। बस यही है चीज और कुछ नहीं है। तो इस हम लोग बात करते हैं हम लोग। अब मान लेते हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस है, अब हम 13.6 अगर हमने दिया तो इसका जो अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा 13.6। अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता सेकंड में, और हम लोग बोलते हैं सेकंड से निकालना है इलेक्ट्रॉन को, आयनाइज करना है, तो अगर आप लोग को ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि एक हाइड्रोजन एटम है जिसका जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट में है, व्हाट इज इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है कि कुछ एनर्जी दो तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो जाता है। तो जो आंसर आपको ऑप्शन है पॉजिटिव है वही होंगे, सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं। आपको देना पड़ेगा तो पॉजिटिव वाला चाहिए। अब पॉजिटिव वाला चाहिए लेकिन कितना चाहिए, तो 3.5, अगर 3.4 आपको याद है तो आप झट से 3.4 आंसर मार दीजिएगा, क्योंकि इतना ही को इतना प्लस करने पे टोटल एनर्जी जीरो होता है, और टोटल एनर्जी जीरो होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे जाएगा, और इन्फिनिटी पे जाने का मतलब ही तो होता है कि इलेक्ट्रॉन का कोई भी फोर्स इस न्यूक्लियस का नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये एटम आयनाइज हो चुका है, यानी कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है अगर आप उसका एनर्जी निकाल लें और उसका माइनस साइन को पॉजिटिव कर दें तो वो आयनाइजेशन एनर्जी होता है। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है इस बात को, प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो इस वक्त से हम लोग इस बात को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा पैराग्राफ खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो ब्लू बॉक्स है हमारा, ठीक है, इसको भी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पे। तो फ्रैंक और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है भाई, तो फ्रैंक और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट पहले एक दो लाइन में पढ़ता हूं, उसका फिर हम लोग इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि the existence of discrete energy levels in an atom was directly verified in 1914 by James Frank and Gustav Hertz। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्क्रीट ऑर्बिट है इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था। आप लोग कभी इस बात को सोचे हैं कि भले चीजें गलत हों लेकिन उसके लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट निकाला है और उसको हम लोगों ने दिखाया है कि वो सही था। बिकॉज इस ऑर्बिट का जो है नील्स बोर का जो ऑर्बिट वाला थ्योरी है ना वो गलत है। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आने के बाद और क्वांटम थ्योरी के प्रूफ आने के बाद भले ही बोर ने एक क्लासिकल मैकेनिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स में जोड़ दिया था, ठीक है ना, लेकिन ऐसा यहाँ पर फिर भी उन्होंने गलत निकाला क्योंकि वो सेम ही क्लासिकल कॉन्सेप्ट बन गया था, ठीक है। नाउ वी विल सी, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया, मर्क्यूरी का वेपर लिया, ठीक है, रेयरफाइड ग्लास गैस लिया। एक्चुअली रेयरफाइड ग्लास गैस मतलब होता है, रेयरफाइड गैस मतलब होता है कि ऐसा गैस जिसका जो हर इलेक्ट्रॉन जो हर एटम जो होता है वो बहुत दूर होता है, इन्फ्लुएंस नहीं होता है एक दूसरे के एटम के ऊपर, ठीक है ना। रेयरफील्ड मतलब बहुत ज्यादा, रेयरली मतलब बहुत ज्यादा, मतलब नॉट डेंस, मतलब कह ही सकते हैं कि आप वहाँ एक एटम दूसरा एटम पे उसके ऊपर कोई आइडियल गैस सिचुएशन मान सकते हैं आप, इसे कोई दिक्कत नहीं है।
तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी, अब क्या होता है ना कि जो हम लोगों ने मर्क्यूरी का ऐसा एक सिचुएशन ले लिया जहां पर हमारे पास बहुत सारा क्या बोलते हैं रेयरफिट गैस था, उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन का बहुत सारा बम्बार्डमेंट किया। तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स, मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी समथिंग 13.6 था, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो था वो 3.8 था, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मान लेते हैं वो कि 12.4 था, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मान लेते हैं वो 10.3 था। तो इतने सारे एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने, मतलब बहुत सारे अलग अलग ढंग के एनर्जी को हम लोगों ने इसके ऊपर बम्बार्ड किया। तो क्या हुआ ना कि मान लेते हैं कि Hg के पास एक इलेक्ट्रॉन था। देखिए मैंने नॉर्मल अभी सिस्टम में लिया है, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। एक्चुअली ये सारी एनर्जी जो होते हैं वो हाइड्रोजन के लिए है, Hg के लिए कुछ भी और आएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं आएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा आने वाला है। लेकिन क्योंकि Hg के लिए तो बोर मॉडल है ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इसी से एक्सप्लेन किया था, तो मैं भी इसी से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें 13.6 का एनर्जी पड़ता है, जरूरत पड़ता है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे अगर टकराता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना सारा का सारा एनर्जी इसमें दे देता है, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाता है ये, और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकल जाता है बाहर, और बाहर निकलता है ये स्टेबल होता है और आयनाइज होता है ये एटम, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक जाता है, ये इलेक्ट्रॉन में अपना चलते रहता है अपना अलग से। कई बार ऐसा ही हो सकता है कि अगर परफेक्टली अगर 13.6 परफेक्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक जाएगा, लेकिन 13.8 हो तो 0.2 एनर्जी जो इसका बचा हुआ है वो इसको यहाँ पे नहीं रोकेगा, इसको बाहर ले जाएगा, ठीक है ना। इस ढंग से हमें ध्यान से समझना है इस बात को। और दूसरी बात अगर हम लोग ध्यान से देखें, क्योंकि अब अगर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर ये भी मेरा 13.6 होता और ये भी 13.6 होता तो इसके ऊपर जाता तो इसका एनर्जी तो जीरो होता ही, साथ इसका एनर्जी भी जीरो होता है। इसका एनर्जी जब तक -13.6 नहीं होता है तब तक तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकने नहीं वाला। दैट इज व्हाई आई सेड कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको टकराता है तो ये निकलेगा, और ये भी निकलता है, कोई निकला हुआ ही रह जाएगा, यहाँ का कहीं ठहरने नहीं वाला, बिकॉज इट शुड रिलीज -13.6 एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है ना। तो ये काम किया गया था हर्ट्ज और फ्रैंक के द्वारा, और ये क्या शो किया कि जो एनर्जी का जो कैलकुलेशन बोर ने किया था हर ऑर्बिट के ट्रांजिशन के लिए, वैसा ही एनर्जी के ट्रांजिशन का एनर्जी जो हम लोग 13.6 हमने इलेक्ट्रॉन भेजा वही एब्जॉर्ब हुआ। 3.8 भेजा तो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो डिस्क्रीट यूनिट का एनर्जी है ही नहीं। सॉरी 3.8 एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन 2.4 वाला नहीं होगा। ये 2.4 वाला कोई एनर्जी का डिफरेंस कहीं नहीं आता, और उतना बहुत कम एनर्जी है ये, तो ये नहीं हो सकता। 10.2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है सेकंड ऑर्बिट पे चला जाएगा, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है 10.2 के आसपास होता है, 10.3 है, तो ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग कहें कि जो अगर ऐसे कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट में जो दिया है एनसीईआरटी ने क्या एक्सप्लेन किया है, एनसीईआरटी का जो लाइन है उसे देखते हैं। एनसीईआरटी ने कहा कि हमारे पास दो ऑर्बिट है हमारे पास, इनका जो एनर्जी का डिफरेंस है वो है हमारे पास 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास होगा, अगर उसको यहाँ जाना होगा तो इससे कोई एक इलेक्ट्रॉन आकर टकराएगा जिसका एनर्जी जो है, ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको ब्लू से बनाता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ये दोनों अलग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग इलेक्ट्रॉन है, ये ब्लैक से है, ये ब्लू से है। इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो आपके मान लेते हैं 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसका भी एनर्जी जो है -4, इसका डिफरेंस है ये, लेकिन इस ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो -4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, इसका डिफरेंस है ये, और इस ऑर्बिट का एनर्जी जो होगा वो कुछ ज्यादा ही होगा, सॉरी इसका ऑर्बिट का एनर्जी कुछ ज्यादा ही होगा, तभी तो इसमें से ये 4.9 आ रहा कि ये इसको जीरो नहीं किया। अगर मैं इसको मान लेता हूँ, मैंने जो गलती की उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 4.9 जो है इसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी मान लूं, तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे आके लगेगा तो ये जो मर्क्यूरी का एटम है पूरी तरह से आयोनाइज हो जाएगा, क्योंकि इसको जीरो कर देगा ये, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब जो डिफरेंस है एक दोनों ऑर्बिट का वो जो है वो मेरे पास क्या है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर बॉम्बार्ड करता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी सारा खत्म कर देता है, अपना सारा एनर्जी इसको दे देता है, और क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे आता है, मूव हो जाता है, इससे यहाँ से मूव कर जाता है। अब क्या होगा नेक्स्ट सिचुएशन में कि हमारे पास ये जो ऑर्बिट है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन खुद ही चल के नीचे आएगा, और जब चल के नीचे आएगा तो यहाँ से एक रेडिएशन निकलेगा, और उस रेडिएशन का जो एनर्जी होगा वो भी जो वेवलेंथ होगा, पहले हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं कि हम लोग वेवलेंथ ही गौर कर सकते हैं एक्चुअली किसी वेव का, तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो 253 नैनोमीटर होगा। और जब हम लोग एनर्जी जानते हैं कि E=hc/λ होता है, जब हम लोग यहाँ लैम्डा को ऊपर के एनर्जी निकालते हैं तो इसका जो एनर्जी आएगा वो करस्पॉन्डिंग टू 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आता है। एंड इट इज द प्रूफ दैट कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेता है और डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ता है। सो यही था हमारे इस वीडियो में। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। होप्स आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो जानते हैं आपको क्या कहना है, मैं करना है मतलब कि ठीक है। तो चलिए सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी स्मार्ट एंड वर्क हार्ड।